अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके जी, सॉरी फॉर लेट। वो असल में जुमा था, मैं पहले भी मुझे थोड़ा सा ये था कि मैंने लेट हो जाना है जुमे की वजह से, और जिसकी वजह से ये टाइम हम इसका जो एक इजी टाइम रख लेते हैं। कमिंग डेज में हम ये क्लास जो है वो 2 की बजाय भी हम 2:30 पे स्टार्ट किया करेंगे, और ये 2:30 पे क्लास इंशाल्लाह 2:30 to 3:30 ये क्लास होगी जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। इनिशियल में यहाँ पे कुछ बच्चे नए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जो हमने पहले काम कर लिया हुआ है उसका थोड़ा सा व्यू देना होगा। एक्चुअली फंक्शनल इंग्लिश में जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आई होप कि सबके पास अपनी आउटलाइन होगी। जो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें हम फर्स्ट पार्ट जो है, 2 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस पैटर्न व्यू के अकॉर्डिंगली, और इसमें जो फर्स्ट है वो ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट है। इसके इनिशियल पे 2 पार्ट्स हैं इसके। जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट वाला फर्स्ट इसका पार्ट है, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। जो ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट है इसमें हम ये ऑलमोस्ट हम टॉपिक मुकम्मल कर चुके हैं। इसमें बेसिक ग्रामर, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से अंडरस्टैंडिंग सारी वो भी हमने कर ली हुई है, जिसमें एक्टिवाइज पैसिवाइज भी कर चुके हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आई होप कि हम कर चुके हैं। रिमाइंड मी द टॉपिक, ये जो मेरे क्लास के प्रीवियस बच्चे हैं, कोई इसको मतलब ये जरा बताए कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक कर लिया हुआ है ना? नो सर। नो सर, अभी हम एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक पहुंचे हैं। ओके ओके ओके। और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमने कर लिया हुआ है। यस सर। इसमें यूज ऑफ आर्टिकल बताएं, ये भी हो चुका है क्या नहीं? यूज ऑफ आर्टिकल सर हो गया है, ठीक हो है। गया। और जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज सर ये भी हो गया है। ये नहीं हुए। ये नहीं हुए सर। सर लेकिन आपने हमें करवा दिए हैं। एक मिनट, डोंट वरी, मैं सबको लेके चलूंगा। ऑडियो ऑफ करवानी सर, ऑडियो ऑफ करवाएं। ऑडियो ऑफ करवाता हूँ मैं। जरा इनसे थोड़ा सा पूछना है इस हवाले से कि जौन सा टॉपिक यूनानिमसली शुरू करना है सब बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंगली, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। जब टॉपिक शुरू करूंगा तो बंद कर दूंगा जी। और इट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है वो हमारा टॉपिक रहता है। इसमें फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, ये फ्रेजेस और क्लासेस, फ्रेज क्लास और सेंटेंस।
फ्रेज, क्लास, सेंटेंस और जो ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन एंड inversion of sentence structure. Complex sentence, जी यहाँ तक कल मोस्ट हम टॉपिक कर चुके हैं। इवन इसके बाद सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स, और इसके साथ ही ये जो हमारा आज का टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके ऊपर होगा। ये लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 का। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें मुख्तलिफ उसके डिफरेंट 9 उसके पार्ट्स हैं। उसमें कम्युनिकेशन का सारा प्रोसेस है कि आपने किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है। जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर हम कम्युनिकेशन का एक सारा अंदाज है कि आपने किसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन कैसे करना करवाना है, मेकिंग इंट्रोडक्शन, और किसी से ये सारी बोलचाल में आ जाएगा। जिसके पास सामने आउटलाइन है वहां से उस पर नजर रखिए। और मैं थोड़ा सा पार्ट 2 के ऊपर बताता हूँ कि पार्ट 2 में आपने क्या कुछ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक इंट्रोडक्शन, आपने इफेक्टिव किसी को अपना तारुफ कैसे करवाना है। जैसे हम सिंपली कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, आई एम प्रीटी वेल, वेल इनफ, व्हाटएवर आप रिस्पांस देते हैं। या आप किसी को इंट्रोडक्शन करवाने से पहले क्या क्या ज़ाब्ते आप अप्लाई करते हैं। यू आर शेकिंग हैंड, यू आर bidding good morning, good afternoon, good evening, you are introducing yourself, my name is so this is actually a way of introducing yourself. This is our first part. Secondly, इसी पार्ट 2 का जो दूसरा है उसमें है you are inquiring something from anybody. You are asking how is your father, how is your education, how is your job, how is your profession, how is your occupation, whatever you are asking something, इसमें सवाल आ जाएगा कि आपने पूछना कैसे है किसी से कुछ भी। आउटलाइन आपके सामने है तो उसके दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज। इंक्वायरीज मीन टू से you what you are going to inquire from others, what you are asking from others, कि आप दूसरों से क्या पूछते हैं, दिस इज इंक्वायरी। और इसी के साथ एक पोर्शन है रिक्वेस्ट। you know that when we request something it means we demand something from anybody. We say excuse me, I want to say so you are requesting for anything, आप रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट का अंदाज क्या होगा, इंक्वायरी का अंदाज क्या होगा, तारुफ आप कैसे करवाएंगे किसी के साथ। जो थर्ड पोर्शन है वो है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग आप एक दूसरे के साथ किसी को वेलकम कैसे कहेंगे। आप नो डोंट राइट ओवर द व्हाइट बोर्ड, ना लिखिए, तो मैं इस पे नहीं लिखूंगा, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ओपन किया है। सो डोंट ड्रा एनीथिंग ओवर द व्हाइट बोर्ड। ग्रीटिंग कैसे करना है आपने, ग्रेटिट्यूड किसी का शुक्रिया अदा कैसे करना है, किसी को वेलकम कैसे कहना है, किसी को दावत पे कैसे बुलाना है। 5वें नंबर पे इनविटेशन लिखा हुआ है, किसी को इनवाइट कैसे करना है। और इसमें जो 6वां नंबर है, किसी बीमारी पे या किसी के किसी तकलीफ के ऊपर आपने अफसोस का इजहार कैसे करना है। तो ये जो 6 नंबर पे रिग्रेट्स लिखा हुआ है, अफसोस का इजहार करना। और 7वां नंबर जो है कि आप किसी से रास्ता पूछते हैं या किसी को रास्ता बताते हैं। फॉलोइंग एंड गिविंग डायरेक्शन, रास्ता पूछना, रास्ता बताना। शेयरिंग नैरेटिव्स, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी से शेयर करते हैं, जो 8वें नंबर पे है। नंबर 9 पे पॉइंट है शेयरिंग यूनिक एक्सपीरियंसेस, आप अपनी जिंदगी के बड़े यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दिस इज एक्चुअली सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत ही कम्युनिकेटिव है। इसी सेकंड पार्ट की वजह से हम इसको फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। ये जो एक्चुअल फंक्शनल इंग्लिश है वो यही होती है कि आपने माशरे के अंदर जो फंक्शनल कम्युनिकेशन है, फंक्शनल का वर्ड मीन टू से व्हिच इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज फंक्शनलाइज्ड इनटू सोसाइटी। जो सोसाइटी के अंदर फंक्शनलाइज करता है, जो सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल होता है।
Language used in society. This is functional English. Language used in our proper practical communication. This is functional English. अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर हमें इस तरह के अंदाज पेश आते हैं कि हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हम रिक्वेस्ट और इंक्वायरीज, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं, और ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है कि हम पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे। उसको एक के बाद दूसरा जस्ट एक एक लेक्चर का इंशाल्लाह काम होगा। थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करके रखिएगा। इंशाल्लाह ये जितने टॉपिक्स हैं उतने लेक्चर्स में, एक एक लेक्चर्स में वो टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर अप किया जा सकता है। कम्युनिकेटिव जो फंक्शनल पार्ट है उसको भी, और जो पार्ट 1 है उसको हम एक तरीके से मुकम्मल कर चुके हैं। अगर किसी ने कुछ पूछना है सो ही कैन यूज चैट बॉक्स, इधर ही कैन रेज हैंड, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा। जिसने कुछ पूछना है या तो चैट बॉक्स इस्तेमाल करे या वो हैंड रेज की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। जी, पार्ट 1 का जो एक पोर्शन है, जो लास्ट वाला है, ये कॉम्प्लीमेंट का एक वर्ड है जिसकी वजाहत तो मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग में अभी ये चीज नहीं है तो वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, जो सब्जेक्ट है, बचपन से हम लोग जब से ग्रामर को हाथ लगाते हैं इंग्लिश को, तब से लेकर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक फार्मूला पढ़ते आते हैं। सब्जेक्ट जो होता है, दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस इज द एक्शन होल्डर। जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन होल्डर होता है, यानी काम करने वाला जो होता है एक्शन होल्डर, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो एक्चुअली सब्जेक्ट के बाद फिक्रे का सारा जो हिस्सा होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिक्रे का सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हर सूरत पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, कुछ ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और फिक्रे का गुजारा भी हो जाता है। जिस फिक्रे में ऑब्जेक्ट ना हो और फिक्रे में जो पहले 2 हिस्से हैं उनका गुजारा ही ना हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे ले सकते हैं, फिक्रे को कंप्लीट करने वाला। यानी एक फिक्रा जो है, मिसाल के तौर पर ये कौन है, आप क्यों ड्रा करते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर? इट्स नॉट फेयर। जी, ये जरा माइक ऑन करता हूँ, मुझे बता दें कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट की फाइल है वर्ड की, आपको नजर आ रही है? जी, अहमद नईम, आपको ये आवाज, ये
पेज नजर आ रहा है? यस सर। जी चलें ठीक है। ये जिस पे मैंने वर्ड का पेज खोला है, फंक्शनल इंग्लिश लिखा है, ये नजर आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है नजर। ओके। जी इस पे जो सब्जेक्ट होता है इसकी, ये एक्शन होल्डर होता है, एक्शन होल्डर। और जो वर्ब होता है वो एक्चुअली एक्शन होता है, और एक्शन को पकड़ने वाला सब्जेक्ट होता है। एक्शन होल्डर वो सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, और वर्ब को पकड़ने वाला सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर he is playing, वो खेल रहा है, तो ये जो खेलना उसका काम है। या यहाँ पे हम ऐसे स्टूडेंट इज रीडिंग, ये जो रीडिंग है ये उसका एक्शन है, और एक्शन को करने वाला एक्शन होल्डर ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में तो हम शुरू से लेकर पढ़ते रहते हैं, और जो तीसरा पोर्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। टोटल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट उसका फार्मूला है। अब आपने समझना है, सब्जेक्ट और वर्ब की तो अंडरस्टैंडिंग होगी, अब आपने ये समझना है कि ये दोनों मिलके वर्ब, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। मैंने ऊपर वाले सेंटेंसेस के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, मैंने ये जो, यानी कि जो वो खेल खेल रहा है वो नहीं लिखा मैंने। ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है ये नहीं लिखा मैंने। स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है ये भी नहीं लिखा। ये जो थर्ड पोर्शन है, मिसाल के तौर पर इसमें वर्ड लिखता हूँ हॉकी और क्रिकेट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के बगैर भी फिक्रा लिखा जा सकता है, इस ऑब्जेक्ट के बगैर भी फिक्रा लिखा जा सकता है। और इधर स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, व्हाटएवर, ये जो सब्जेक्ट है जिस किताब को उसने खोला हुआ है, जिस पे काम वाकया हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। जिस पे काम वाकया हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे एक्शन परफॉर्म हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इधर देख लें, एक्शन होल्डर, देन एक्शन ऑन वेयर एक्शन इज परफॉर्म्ड, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, जिस पे काम वाकया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बात का ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी फिक्रा लिखा जा सकता है। ये बात, a sentence can be written without an object, एक ऑब्जेक्ट के बगैर भी फिक्रा लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फिक्रे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं लिखे जा सकते। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हर सूरत पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं। उसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। अभी इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के बाद कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तीनों मिलके बनाते क्या है, फिक्रा, ये सेंटेंस बनाते हैं। ये सेंटेंस का बुनियादी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बुनियादी उसका फॉर्मूला है। अब ये समझना है आपने कि प्रेडिकेट क्या होता है। जो प्रेडिकेट होता है वो एक्चुअली सब्जेक्ट को निकाल के, इसको निकाल के बाकी फिक्रे का सारा जो हिस्सा होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। इसको आपने उसमें शामिल नहीं करना, इसको निकाल दें। ये फिक्रे के अंदर बाकी जितना भी उसके जितने भी पोर्शन आ जाए, सारा बाकी हिस्सा सब्जेक्ट को निकाल के प्रेडिकेट करना, ये प्रेडिकेट है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो ऐसे है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी होती है, a part of the sentence which says something about the subject
a part of the sentence which says something about the subject, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे। तो ये बाकी जितने भी हिस्से आ जाएंगे आगे, वो सारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेंगे, तो सारे हिस्से को, अगले सारे हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट की ये इक्वेशन है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट में आ जाता है, इसमें सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारे इसमें आ जाते हैं। सब्जेक्ट को निकाल के अगला जितना भी हिस्सा है इसको निकाल लें और बाकी सारे जितने भी हिस्से आगे आ जाएंगे। हम वैसे मोटे मोटे लिख लेते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी आगे, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा आगे लिखा जाएगा फिक्रे का, वो सारा उसका प्रेडिकेट ही होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब देखिए मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा लेंथी लिखा। असलम वाज वॉन्डरिंग एंड हॉबलिंग इनटू हिज गार्डन, सडनली स्लिप्ड एंड फेल डाउन। ये सब्जेक्ट, इसका मेन सब्जेक्ट, और यहाँ पे जाके हमने उसकी जगह पे ये इस्तेमाल किया है, उसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। अभी सब्जेक्ट के बाद ये तो इसके साथ मुंसलिक है, इसके साथ एसोसिएटेड प्रोनाउन इस्तेमाल किया हमने, जो उसको एसोसिएट का, उसको लिंक कर रहा है। इसका लिंक इसके साथ, इसका लिंक जो है वो मेन वर्ब, मेन जो एक्शन होल्डर है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो नाउन है, जो इसम है, इसके साथ इसका लिंक है, उसकी जगह पे ये इस्तेमाल किया गया। इसको निकाल के ये जो सारा हिस्सा है, बस वॉन्डरिंग एंड हॉबलिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ ये कंजक्शन इस्तेमाल किया हमने एंड, और एंड के बाद फिर हमने वर्ब इस्तेमाल कर दिया, सेम वर्ब इस्तेमाल किया जेरेंड वाला। जेरेंड वर्ब वो होता है जिसके साथ ये आईएनजी लगा होता है। हमने सेम वर्ब इस्तेमाल किया, इधर भी दो वर्ब लगा दिए हमने इसके साथ, असलम के साथ, असलम को हमने दे दिए दो वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब, और फिर ये कंजक्शन जो एंड है, जोड़ने वाला, फिक्रे को जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने इसकी वजाहत की थी। और फिर ये प्रेपोजिशन, और फिर ये पोजेसिव प्रोनाउन जो मलकियत जाहिर कर रहा है उसका भाग, गार्डन जो ऑब्जेक्ट के जिम्मे में आ जाएगी। अब यहाँ तक जितने भी पार्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कंजक्शन, देन वर्ब, देन प्रेपोजिशन, देन पोजेसिव वर्ब, पोजेसिव प्रोनाउन एंड देन ऑब्जेक्टिव नाउन, यहाँ तक, और कॉमे से हम आगे भी लेके जा रहे हैं सेंटेंस को। अगला सारा हिस्सा, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, क्योंकि ये वाला जितना भी पोर्शन फिक्रे को अगर हम हाफ पेज पे ले जाए, पूरे पेज पे ले जाए, नो मैटर, पीछे जो एक्शन होल्डर है, सब्जेक्ट को निकाल के फिक्रे का बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। अब मैं आपको समझाता हूं जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या है। कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसे, इसका एक वर्ड पकड़ लें, उस वर्ड के साथ आप इसकी तारीफ, इसकी सेंस, इसका कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं। वो ये है, कॉम्प्लीमेंट का वर्ड कंप्लीट से ही है, which completes the sense, तो सेंस को कंप्लीट कर देता है, जो सेंस को कंप्लीट करे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, ये है सब्जेक्ट की जगह पे हमने प्रोनाउन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा सीम्स, वो ऐसे लगता है कि सीम्स, और यहाँ पे अगर मैं फिक्रे को छोड़ देता हूं तो फिक्रा नामुकम्मल है, सुनने वाला भी कहेगा क्या लगता है आपको, या ऐसे है, वो ऐसे लगता है कि लुक्स, आगे है बोरिंग, वो बड़ा बोरिंग लगता है। तो ये ही लुक्स के बाद अगर आप कहते हैं कि वो ऐसे ही लगता है, जैसे अगर आप जैसे कि पे फिक्रा बंद करते हैं
तो फिक्रा आगे कुछ डिमांड कर रहा है, लिसनर जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आगे क्या, मतलब वो क्या लगता है आपको। सो दिस इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट। ये जो वर्ब है लुक और सीम वाला वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसको कंप्लीट करेगा ये बेसिकली तौर पे बोरिंग जो है, ये भी आईएनजी लगा हुआ है, बोर वर्ड के साथ जेरंड बना हुआ है। जैसे जेरंड होता क्या है इसके बारे में समझा चुका हूं। वर्बल नाउन इज कॉल्ड अ जेरंड। डोंट ड्रॉ समथिंग ओवर देयर, ये आपने यहां पे अब शुरू कर दिया। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप, मैंने कहा कि आप ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, हैंड रेज के ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जिसने कुछ पूछना है पूछे। जी ड्रा नहीं करें, जो आपने पूछना है आप पूछें। मसीहा रिजवान जी बोले आप। सर एक दफा जेरेंट को ना एक्सप्लेन कर दें दोबारा से, या ओवरव्यू दे दें बस। जी मैं जेरंड की मिसाल कर देता हूँ। ओके, जो जेरंड होता है बेसिकली तौर पे, सर आपकी आवाज भी बहुत ब्रेक हो रही है सर। आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम या आपकी तरफ होगा, मेरे पास सिग्नल पूरे आ रहे हैं। आप प्लेस चेंज करें, मेरे पास माइक भी अच्छा है, सिग्नल प्रॉब्लम भी नहीं जी लग सर हो रही। गया, आप बताएं आप जेरेंट। ओके, ये जो जेरंड होता है, देखें आपने वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है प्ले, मैं इसके 4 ही कॉलम बना देता हूँ। देखें फर्स्ट वन है प्ले, सेकंड हम लगाते हैं उसको फॉर्म लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म बनाते हैं प्लेड के साथ, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। जो ये जो फोर्थ फॉर्म है, जो चौथी शक्ल है वर्ब की, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं आप, इसी का नाम जेरंड तब पड़ता है, इसका नाम जेरंड रखा गया है। जेरंड तब है जब इसको एज ए नाउन इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन वर्ब की फॉर्म के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इधर, या एक और मिसाल ले लेते हैं। ये जो स्मोक वर्ड है, और स्मोक, देन स्मोक, थर्ड फॉर्म भी है, और फिर फोर्थ फॉर्म जो है स्मोकिंग है। इसी तरह टीच वर्ड है, और सेकंड फॉर्म इसकी जो है taught, then teaching। अब आपने इन वर्ड पे गौर करना है जरा, इन दोनों लास्ट वाले जो दोनों है, इसके साथ मैं इसको समझाता हूँ। क्योंकि जो प्ले वर्ड है, ये जो लास्ट वाली ये जो फॉर्म है ना, ये जेरंड है। इसको अजान हो रही है, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट।
ठीक, जेरेंट को समझे जरा। ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको ग्रामर में कहते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको कहते हैं, ये सिंपल वर्ब फॉर्म होती है, और जो ये सिंपल वर्ब होता है, और ये जो होता है ना ये पास्ट फॉर्म होती है, इसको पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म को कहते हैं। और ये जो थर्ड पे होती है ये सिंपल वर्ब है, इसके साथ आप सिंपल का वर्ड लगा सकते हैं, सिंपल वर्ब। ये हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड सेकंड वाली। और जो थर्ड होती है इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट की पार्टिसिपल फॉर्म होती है, इसका नाम है, ये जो थर्ड फॉर्म है इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। इसको ग्रामर की रूप से जो थर्ड फॉर्म होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो फॉर्म होती है प्लेइंग लास्ट वाली जो है इसको जेरेंट फॉर्म कहते हैं, जेरेंट फॉर्म, ये जेरेंट फॉर्म होती है। अब जेरेंट फॉर्म इसको क्यों कहते हैं? जब ये नाउन का रोल प्ले करती है तो तब इसको जेरेंट फॉर्म कहते हैं, जब ये नाउन का रोल प्ले करती है। जेरेंट की मैं वजाहत इधर दो वर्ड लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन के ऊपर। जेरेंट कहते हैं वर्बल नाउन, बस ये जेरेंट की डेफिनेशन है, वर्बल नाउन इज कॉल्ड जेरेंट। एक वर्बल नाउन को जेरेंट कहते हैं, वर्बल नाउन, ये दो वर्ड पकड़ लें तो आपको जेरेंट की समझ आ जाएगी। अ वर्बल नाउन इज कॉल्ड जेरेंट, अ वर्बल नाउन इज कॉल्ड जेरेंट। अब जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल जो है इसकी मैंने वजाहत की है। पार्टिसिपल ये वर्बल पार्टिसिपल जो है ये एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। ये दो वर्ड इसके पकड़ लें तो इसको पार्टिसिपल क्लियर हो जाएगा। इज कॉल्ड अ वर्बल एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। अब देखें जो वर्बल एडजेक्टिव है ये बस ये वर्ड है, इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। अब जरा इधर समझें, यहां पे जाकर नीचे जो दोनों फिक्रों के डिफरेंस को समझे जरा। स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग पहली पोजीशन पे लिखा हुआ है और यहाँ पे टीचिंग पहली पोजीशन पे लिखा हुआ है। हालांकि ये जेरेंट फॉर्म्स इनको चौथे नंबर आईएनजी वाली फॉर्म्स है और इधर ये तीसरे नंबर पे आ रही है। स्मोकिंग इज टीचिंग, यहाँ पे एज ए वर्ब और इधर एज ए नाउन, शक्ल वही है, आईएनजी लगा हुआ है। जब आईएनजी वाली फॉर्म एज ए नाउन इस्तेमाल होती है तो उसको जेरेंट कहते हैं। जेरेंट कहते हैं वर्ब का बना हुआ नाउन, मैंने ऊपर इसको बोल्ड किया है। अ वर्बल नाउन इज कॉल्ड जेरेंट, अ वर्बल एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ये तो बड़ी फेमस डेफिनेशन समझी जाती है ग्रामर के अंदर, जेरेंट एंड पार्टिसिपल। यहाँ पे आपके सामने है ये जो सिचुएशन है, इसकी एग्जांपल, एक तरफ एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रही है आईएनजी वाली फॉर्म और एक तरफ एज ए जेरेंट नाउन इस्तेमाल हो रही है, स्मोकिंग और टीचिंग दोनों वर्ड्स में। तो क्लियर है इसके हवाले से जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। क्यों जी
Yes, sir. Yes, sir. जो पार्टिसिपल होता है इसकी फर्दर कुछ शक्लें होती हैं, इसकी 3 एग्जांपल्स होती हैं और उसके साथ इसकी 3 ब्रांचेस, यानी प्रेजेंट का पार्टिसिपल, फिर पास्ट का पार्टिसिपल और फिर प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। ये फर्दर उसकी 3 के फिर हम डिस्कस करेंगे उनकी काइंड्स को, कि नहीं वो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। अब हम आते हैं जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है उसके हवाले से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक्चुअली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को करने के लिए हमारे पास फिक्रों की किस्में होनी चाहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास होनी चाहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो बुनियादी जो फर्क होता है, डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, डायरेक्ट में बात डायरेक्ट होती है। मसलन डायरेक्ट का जो अंदाज है वो ऐसे है कि शायद उसने कहा आई एम वर्किंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये जो शक्ल है ये डायरेक्ट शक्ल है। डायरेक्ट वाले फिक्रे में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ये उसकी शक्ल होती है जो आपके सामने। और जो इनडायरेक्ट है उसमें हम ये करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को उड़ा देते हैं, हम सेड को टोल्ड में बदल के दरमियान में दैट लगा देते हैं, और फिर हम प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं और फिर हम यहाँ पे एम को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, ही वाज वर्किंग। ये जो शक्ल आपके सामने है ये है इनडायरेक्ट की शक्ल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहले तो बुनियादी शक्ल समझ लें, फिर हम उसके बाद आते हैं फिक्रों की किस्में, और फिक्रों को हमने कैसे कैसे सेव सेड को कैसे बदलना है, इनवर्टेड कॉमास को खत्म करके हमने कहाँ पे दैट लगाना है और कहाँ पे हमने इफ और टू का इस्तेमाल करना है, और हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। ये जो सारी चेंजेस हैं, नंबर 1 ये जो हमने इसको चेंज किया है, इसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास को इनको खत्म करके इनकी जगह पे हमने दैट लगा दिया। फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन यहाँ पे आए हैं, इसकी जगह पे हमने ही लगा दिया। और फिर उसके बाद हमने एम को कन्वर्ट किया वॉज के साथ, और क्यों कन्वर्ट किया इसको वॉज के साथ, और यहाँ पे पीछे ही क्यों लगाया। ये सारी चेंजेस हैं। 4 प्लेसेस पे जो चेंज आपको नजर आ रही है इसका एक पैटर्न है। उस पैटर्न को सीख के हम डायरेक्ट से फिक्रे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कंप्लीट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की परसेप्शन को पा सकते हैं अगर आप इन चेंजेस को कर लेते हैं तो। अब सबसे पहले इनको करने के लिए हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस होने चाहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और आपके पास 6 किस्म के काइंड्स होनी चाहिए। फिक्रों की जो काइंड्स हैं उनको हम ले लेते हैं। 6 किस्मों की फिक्रे, उनका इंग्लिश, उनका तर्जमा, ये सारा आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 फिक्रे को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सादा फिक्रे होते हैं, मैं इनको सिंपल लिखता हूँ, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इनके कुछ नाम इस तरह भी होते हैं, इनको एजर्टिव भी कहते हैं। एजर्टिव सेंटेंस